नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे छोटे एवं बड़े भाई बहन, मैं मनीष कुमार सिंह। आज के इस वीडियो में क्लास 12 का चैप्टर 1 बायोलॉजी का चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जीवों में जनन को मैं पढ़ने और पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर, लाइक कर और दूसरे को शेयर कर सके, ताकि जो लोग पैसे के कारण नहीं पढ़ सकते हैं वो हमारे इस चैनल से पढ़कर अपना पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं। चैप्टर 1 में सबसे पहला टॉपिक है जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन। आखिर ये रिप्रोडक्शन है क्या? तो रिप्रोडक्शन जो है ना, वो जनन की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिससे कोई भी जीव अपने जैसा, अपने समान लक्षण के संतान को उत्पत्ति कर सकता है, जन्म देता है या जन्म देकर प्राप्त करता है, जिसे हम लोग जनन कहते हैं। दूसरी टॉपिक की ओर, जीवन काल यानी कि लाइफ स्पैन क्या है? कोई भी जीव अपने जन्म से लेकर जब से उसका जन्म हुआ और जब तक वह प्राकृतिक मृत्यु तक वह मृत्यु नहीं हो जाता है, तब तक उसका वह जीवन काल होता है। यानी कि जब से वह जन्म लिया और वह प्राकृतिक मौत तक के जो अवधि यानी अपना समय को बिताया, उसे हम लोग जीवन काल कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि प्राकृतिक मौत होता क्या है? प्राकृतिक मौत कहने का मतलब यह होता है कि बिना किसी कारणवश मौत को धारण करना प्राकृतिक मौत कहलाता है। जैसे अक्सर देखा जाता है कि रेल दुर्घटना, एक्सीडेंट या किसी कारणवश कोई रोग विशेषज्ञ, किसी भी कारणवश जब वो कोई भी व्यक्ति मृत्यु को धारण करता है, उसे हम लोग अकाल मौत कहते हैं। जैसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे अकाल मौत कहते हैं टाइम बिफोर डेथ। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसे नहीं ध्यान देना है। मैं आशा करता हूँ कि आप लाइफ स्पैन जीवन काल समझ गए होंगे। अगर आप हमसे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर ले सकते हैं। कुछ प्राणियों का जीवन काल इस प्रकार है। एक तरफ प्राणी लिखेंगे, दूसरी तरफ जीवन अवधि। प्राणी में पहला मनुष्य यानी कि हम लोग का जीवन काल जो है वो 60 से 70 वर्ष होता है। कछुओं का जीवन काल 200 वर्ष होता है। तोता का जीवन काल, पैरोट का जीवन काल 140 से 150 वर्ष होता है। बरगद और पीपल का जीवन काल 200 साल होता है। कुत्ता का जीवन काल 20 वर्ष होता है। गाय का जीवन काल 16 वर्ष होता है। घड़ियाल का जीवन काल 68 वर्ष होता है। बिल्ली का जीवन काल 28 से 30 वर्ष होता है। चिंपैंजी का जीवन काल 44 वर्ष होता है। घोड़ा का जीवन काल 50 वर्ष होता है। हाथी का जीवन काल 70 वर्ष होता है। तितली का जीवन काल 1 से 2 सप्ताह होता है। इसे आपको याद करना होगा। इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो वह तितली का है, कुत्ता का है और तोता का है। यही बिहार बोर्ड क्लास 12 में हर बार रिपीट किया जाता है। बोर्ड मॉडल प्रश्न है ये सब। अब अगले नंबर टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि टाइम बिफोर डेथ यानी कि अकाल मौत क्या है। तो जब कोई व्यक्ति या जब कोई प्राणी अपने निर्धारित उम्र से पहले, यानी कि उसका उम्र निर्धारित है कि वह 90 वर्ष में उसकी मृत्यु होगी, लेकिन वह किसी कारणवश
मौत को 90 से पहले ही 85-86 में वह डेट हो जाता है, यानी 90 का उसका निर्धारित उम्र था कि वो 90 की एज में वह मृत्यु हो सकते हैं, लेकिन वह 40 के उम्र में ही मृत्यु हो गया, जिसे हम लोग अकाल मौत कहते हैं। टाइम बिफोर डेथ यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आप सुधार कर सकते हैं। जैसा कि आप डेफिनेशन में भी देख सकते हैं कि कोई भी प्राणी जब निर्धारित उम्र से पहले किसी कारणवश मौत को धारण करता है, जिसे अकाल मौत कहते हैं। अगले नंबर टॉपिक की ओर, जनन क्यों जरूरी है? वाई डू नीड रिप्रोडक्शन? जनन क्यों जरूरी है? निम्नलिखित तथ्यों के लिए जनन आवश्यक होता है। पहला, वंश की वृद्धि के लिए। जी हाँ, वंश को बढ़ाने के लिए जनन रिप्रोडक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो ये वंश की वृद्धि नहीं हो पाएगी, वंश जो है हीन हो जाएगा, वंशहीन हो जाएगा, वंश रुक जाएगी। दूसरा नंबर पॉइंट की ओर चलते हैं, जाति के अस्तित्व के लिए, यानी कि जाति को बचाने के लिए, किसी खास जाति को बचाने के लिए भी जनन जरूरी है। विशेष क्षेत्र की आबादी के लिए, यानी किसी खास क्षेत्र में कोई लोग रहते हैं तो उनको अगर देखना आप चाहते हैं, उनके पीढ़ी को आप देखना चाहते हैं, तो वो रिप्रोडक्शन महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। अब ये रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का होता है। मैंने रिप्रोडक्शन क्या होता है इससे पहले समझा चुका हूँ, आप समझ चुके होंगे। जनन के प्रकार, जनन 2 प्रकार के होते हैं। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं, और दूसरा लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन क्या है? तो मैं बता दूं कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही जनक भाग लेते हैं, यानी कि सिंगल पेरेंट्स भाग लेते हैं, और बिना गैमेट, बिना युग्मक निर्माण के नए जीव की उत्पत्ति होती है, जिसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इनसे जब उत्पन्न संतान, इनका जो उत्पन्न संतान जो होता है, उन्हें कॉलोन कहते हैं, कॉलोन। इसका एग्जाम्पल जो होता है वो पैरामीशियम, अमीबा, ईस्ट, हाइड्रा, ये सब होते हैं। अलैंगिक जनन की क्या विशेषता या लक्षण है? अलैंगिक जनन की क्या विशेषता या लक्षण है? तो अलैंगिक जनन की निम्नलिखित विशेषता या लक्षण होता है। सबसे पहला पॉइंट, इसमें एक ही जीव भाग लेते हैं, यानी कि मैंने पहले ही बता दिया है कि इसमें सिंगल पेरेंट्स भाग लेते हैं अलैंगिक जनन में, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं, इसमें युग्मक यानी कि गैमेट का निर्माण होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है। उसके बाद अलैंगिक जनन में निषेचन, इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, यानी कि गैमेट का निर्माण नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन में गैमेट का निर्माण होता है, युग्मक का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन की घटना नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे युग्मक का ही यानी कि गैमेट का ही जब निर्माण नहीं हो रहा है, तो निषेचन कहाँ से होगी, फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगी। अलैंगिक जनन में भ्रूण का विकास नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब दूसरा नंबर पॉइंट में जब युग्मक यानी कि गैमेट ही नहीं बन रहे हैं, तो निषेचन कहाँ से संपन्न होगा? जब निषेचन संपन्न नहीं होगा तो भ्रूण का निर्माण कैसे होगा, भ्रूण का विकास कैसे होगा? यानी कि ये तीनों जो पॉइंट है एक दूसरे से रिलेटेड है। इस 5वां पॉइंट की ओर चलते हैं, इसमें विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है। ये इससे उत्पन्न संतान अपने पितृक कोशिका
यानी कि मातृ कोशिका के समान होते हैं, यानी कि अपने माता पिता के समान होते हैं, तो विभिन्नता यानी वेरिएशन उत्पन्न नहीं होता है। जब अपने माता पिता के ही समान रहेंगे तो वेरिएशन उत्पन्न होगा क्यों। आगे नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आप आगे नंबर एक और है छठा में कि अलैंगिक जनन तीव्र गति से होता है, यानी कि जल्दी जल्दी से होता है। मानव की दुनिया में ऐसा नहीं होता है। मानव की दुनिया में 9 मंथ लगते हैं, यानी कि बहुत लंबी समय लगती है, जबकि अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं है। इसमें यह तीव्र गति से होता है, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी होता है। मैं बताऊंगा अभी आगे। चलिए, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन के निम्नलिखित प्रकार हैं। पहला जो है वो फिजन, दूसरा बडिंग यानी कि मुकुलन, तीसरा स्पोर फॉर्मेशन बीजाणु जनन, चौथा कोनिडिया फॉर्मेशन कोनिडिया, पांचवा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कायिक जनन, छठा जो है ओरिजनरेशन यानी कि अपखंडन। इसी को हम लोग पुनर्जनन या पुनरुद्भवन कहते हैं। फर्स्ट नंबर अलैंगिक जनन का जो प्रकार है फिजन, विखंडन, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। विखंडन यह बहुत तीव्र गति से होता है। देखिए कैसे होता है। विखंडन वह प्रक्रिया है, विखंडन वह प्रोसेस है जिसमें किसी जीव का शरीर टूटकर अलग अलग हो जाता है, जिससे विखंडन कहलाता है। विखंडन कहते हैं, यानी कि फिजन कहते हैं। यह तीव्र गति से टूटता है, इसमें कोई लंबी समय नहीं लगती है, जिसे हम लोग विखंडन कहते हैं। यानी कि कोई जीव का शरीर है, यानी कि ऐसे एक जीव का शरीर है, अलैंगिक जनन का प्रकार का एक फिजन है। मान लीजिए कि अमीबा है। अमीबा में दो ऐसे जनन जो होता है, प्रोडक्शन जो होता है, अपने ही जीव को, अपने ही शरीर को अलग अलग कर लेते हैं, जैसा कि मैं समझा पा रहा हूँ। मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आपको समझ ज़रूर आ रहा होगा और मैं समझाने में सक्षम ज़रूर हूँ। आगे नंबर की ओर चलते हैं कि फिजन जो विखंडन जो है उसका दो प्रकार होते हैं। पहले नंबर बाइनरी फ्यूजन, दूसरा मल्टीपल फ्यूजन, यानी कि द्विविभाजन और बहुविभाजन। पहले नंबर की ओर बाइनरी फ्यूजन होता क्या है, द्विविभाजन होता क्या है। तो यह एक विभाजन की प्रक्रिया है। विभाजन के वह प्रक्रिया जिसमें जीव के शरीर टूटने के पश्चात केवल दो ही भागों में बंटता है, जिसे हम लोग द्विविभाजन कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा का चित्र आप फिगर देख पा रहे होंगे कि यह एक सिंगल बॉडी से डिवाइड होकर दो अलग अलग जीव बना लिए। यह बाइनरी फ्यूजन का उदाहरण है, एग्जाम्पल है अमीबा में द्विविभाजन। दूसरा जो है वो फिजन का दूसरा प्रकार है बहुविभाजन, यानी कि मल्टीपल फिजन। ये होता क्या है मल्टीपल फिजन, कि विभाजन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव का शरीर टूटने के पश्चात दो से अधिक भागों में बंट जाता है। ये जो था ना वह दो ही भागों में बंट रहा था। अमीबा में द्विविभाजन जो है, अमीबा वह दो भागों में बंट रहा था, लेकिन जो बहुविभाजन में होता है वह दो से भी अधिक भागों में बंट जाता है। जैसे मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, जिसे हम लोग बहुविभाजन कहते हैं। जैसे अमीबा में कुटिका में विभाजन, ये एग्जाम्पल रहा इसका। दूसरा नंबर में है मुकुलन, यानी कि बडिंग। बडिंग क्या है,
तो बडिंग वह प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसमें जीव के शरीर पर एक अलग से कलिका का निर्माण हो जाता है, जिसे हम लोग मुकुलन कहते हैं, मुकुलन कहलाता है वह। जैसे कि एग्जाम्पल ईस्ट, इसमें होता क्या है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक जीव है ईस्ट, उसमें एक उसके शरीर पर एक कलिका का निर्माण हो जा रहा है, उसके ही शरीर पर जो बड का निर्माण हो जा रहा है, जिसे हम लोग बडिंग या मुकुलन कहते हैं। मुकुलन जो बडिंग जो है वो ईस्ट में ही नहीं, ईस्ट के अलावे हाइड्रा में, स्पंज में, सीपा, शाइकन में भी जनन अलैंगिक विधि का मुकुलन द्वारा ही होता है। और मैं बता दूं कि गैम्यूल में जनन जो होता है वो मिकुलन द्वारा आंतरिक बड के रूप में होता है। गैम्यूल में जनन जो होता है मुकुलन ही द्वारा होता है, लेकिन वो आंतरिक बड के रूप में होता है। तीसरा नंबर स्पोर फॉर्मेशन यानी कि बीजाणु जनन। जनन के वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस जिसमें गोलाकार कड़े आवरण का निर्माण होता है, जिसके अंदर छोटे छोटे बीजाणु होते हैं, और वह जो पकने और परिपक्व जब मैच्योर होने के बाद बीजाणु धानी टूट जाता है और भूमि पर फैल जाते हैं, जो नमी ग्रहण करने के बाद पुनः नन्हे पौधे के रूप में उग जाते हैं, जिसे बीजाणु जनन कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है राइजोपस, जो एक जलीय पौधा है। यह स्पोर फॉर्मेशन आखिर है का, बीजाणु जनन है का कि है क्या, तो यह अलैंगिक जनन का प्रकार है जिसमें गोलाकार, ऐसे गोलाकार कड़े आवरण का निर्माण होता है। इसका जो ऊपर वाला ये जो गोला मैं बनाया, इसका जो ऊपर जो होता है एक कड़ा आवरण का ऐसे निर्माण हो जाता है। यहाँ पे पूरा कड़े रहता है, कड़ा यानी कि इसको पीटने पे थोड़ा सा कड़ा रहता है, जल्दी टूटता नहीं है, जिसके अंदर छोटे छोटे उनके बीजाणु यानी कि स्पोर रहते हैं। इसके अंदर जो है ना वो ऐसे बूंदा बूंदा टाइप के स्पोर रहते हैं, बीजाणु होते हैं। और यह जब परिपक्व हो जाएगा यानी कि मैच्योर हो जाएगा, जब ये युवा अवस्था में आ जाता है, मैच्योर हो जाता है, तब क्या होता है कि इसके बीजाणु धानी जो है ना वो टूट जाता है। ये जो ऐसे टूट जाएगा, बीजाणु धानी टूट जाएगा और भूमि पर बिखर जाता है। और जो है ये टूटने के बाद जो इसमें स्पोर होता है वो ऐसे ऐसे निकल कर ऐसे नीचे यहाँ भूमि पर बिखर जाता है, ऐसे इधर उधर करके। भूमि पर बिखरने के बाद होता क्या है कि इस भूमि पर तो बिखर गया, लेकिन इसके आसपास जो होते हैं वह नमी पानी से युक्त रहते हैं। जब युक्त रहते हैं पानी से, जो धरती है वह पानी से युक्त रहता है, तो जो स्पोर निकलते हैं बीजाणु धानी से टूटकर इस रास्ते से, तो यहाँ जो धरती पे नमी रहता है उसको जो है वह ग्रहण कर लेता है। स्पोर यानी कि बीजाणु उसको ग्रहण करने के बाद पुनः एक नन्हे पौधा को तैयार, यहीं से धरती नमी ग्रहण करके पुनः एक नन्हे पौधे का तैयार कर लेता है। ऐसे करके पुनः एक नन्हे पौधे का तैयार कर लेता है। यहाँ पे मैं अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ, यह एक पौधा मैं बनाया हूँ, ऐसे तैयार कर लेता है, जिसे हम लोग बीजाणु जनन कहते हैं। इसी को हम लोग बीजाणु जनन कहते हैं। और यह अक्सर जो है राइजोपस एक जलीय पौधा है उसी में देखा जाता है। अगले नंबर पॉइंट की ओर, अलैंगिक जनन के जो प्रकार है कोनिडिया फॉर्मेशन। कोनिडिया जो है वो अस्परजिलस में जनन की प्रतिक्रिया इनमें पाया जाने वाले कोनिडिया भाग के बिखरने से होता है, यानी कोनिडिया जो है वह अस्परजिलस में होता है।
5वां नंबर पॉइंट की ओर चलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कि कायिक जनन। कायिक जनन जो है वह जब पौधा जो है उसमें जनन की प्रक्रिया जड़, तना और पत्ती द्वारा संपन्न होता है, जिसे कायिक जनन कहते हैं। यानी कि पौधे के वृद्धि भाग द्वारा, पौधे के वृद्धि भाग यानी तना, जड़ और पत्ता के द्वारा जब जनन रिप्रोडक्शन संपन्न होगी तो उसे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या कायिक जनन कहते हैं। बांस, सजावटी पौधा, दूब, शीशम, बरगद में तना के द्वारा नए पौधों का विकास होता है। जो बांस होता है सजावटी पौधा है, और जो दूब है और शीशम, बरगद जो है, ये अपने तना के द्वारा जनन कर अपने पौधे का विकास, जनन कर नए पौधे का उत्पत्ति करके विकास करते हैं। उच्च वर्गीय पौधे में जड़ के द्वारा नए पौधे का विकास होता है। उच्च वर्गीय पौधा मतलब जैसे कि आम हो गया, इसमें जो होता है वह जड़ के द्वारा नए पौधों का विकास करता है। पत्थर चट्टा यानी कि ब्रायोफाइलन में पत्तियों को द्वारा अगला पौधा का विकास होता है। अगले नंबर पॉइंट की ओर चलते हैं, बंगाल का आतंक, टेरर ऑफ बंगाल। यह है क्या है? तो बंगाल का आतंक हम लोग जलकुंभी को कहते हैं। बंगाल का आतंक जो है हम लोग जलकुंभी को कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि यह बंगाल के कुछ समय पहले बंगाल के जलाशय में यह जो है तीव्र गति से बढ़ने लगा था, और जब बढ़ने के उपरांत इसमें जलीय पौधे थे, उनको प्रकाश और ऑक्सीजन को अनुपस्थिति यानी कि ऊपर से ढक लेता था, जिससे ऊपर से सूर्य का किरण ना आ पाते थे। जो जलीय जीव थे उनको प्रकाश न मिल पाता था, सूर्य का किरण ना आ पाता था, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता था, जिसके कारण बंगाल के लोगों ने इसे टेरर ऑफ बंगाल यानी कि इससे तंग आकर बंगाल के लोगों ने इसे उपाधि दिया कि यह बंगाल का आतंक है। इसी को हम लोग बंगाल यानी कि इसीलिए हम लोग जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहते हैं। जलकुंभी को बंगाल का आतंक के नाम से जाना जाता है। यह एक विदेशी पौधा है जिसमें तना के द्वारा जनन होता है। जो है जलकुंभी, ये जो बंगाल का आतंक है जलकुंभी, इसमें तना का द्वारा जनन होता है और यह एक विदेशी पौधा है। आज के कुछ समय पहले, मैं जैसा कि बताया कि आज के कुछ समय पहले बंगाल के जलाशय में जलकुंभी की मात्रा अधिक हो गई थी, जिससे जलीय जीव ऑक्सीजन और प्रकाश के अभाव में मरने लगे थे, जिसके कारण वातावरण प्रदूषित हो गया था। लोगों को कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होने लगा और अंततः वहाँ के लोगों ने इसे बंगाल का आतंक कहा, यानी टेरर ऑफ बंगाल कहा इस जलकुंभी को। छठे पॉइंट को, अलैंगिक जनन का जो छठा टाइप था रीजनरेशन, पुनर्जनन, उसमें इसका एक और नाम है अपखंडन। उसमें होता क्या है कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी जीव का शरीर टूटकर अलग अलग हो जाता है और टूटा हुआ जो भाग है वह स्वतंत्र यानी कि फ्रीजम हो जाता है, स्वतंत्र अपना जीवन यापन करता है, जिसे हम लोग पुनरुद्भवन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल प्लेनेरिया प्लाज्मोडियम। लैंगिक जनन, अलैंगिक अब खत्म हो गए, अब लैंगिक जनन क्या है यह हम लोग समझते हैं। तो लैंगिक जनन अक्सर, लैंगिक जनन है क्या पहले यह जानते हैं।
जनन की वह प्रक्रिया, वह प्रोसेस, रिप्रोडक्शन की वह प्रोसेस जिसमें डबल पेरेंट यानी 2 पेरेंट्स भाग लेते हैं, योनिषेचन फर्टिलाइजेशन संपन्न होता है, जिससे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है। उसके बाद जो है वह उसके बाद जो है उसके बाद जो है वह युग्मक का निर्माण होने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, उसके बाद भ्रूण का विकास होता है, उसके बाद जो है एक नन्हे बच्चा का रूप ले लेता है। वो जो है वो लैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। लैंगिक जनन करने के लिए एक निश्चित अवस्था में आना पड़ता है। मानव की दुनिया में मानव लड़के लोगों को 18 वर्ष और लड़कियां लोगों के लिए 21 वर्ष ये जो है वह निश्चित है प्राणियों को लैंगिक जनन करने के लिए। लैंगिक जनन करने के लिए प्राणियों के लिए एक निश्चित उम्र में आना पड़ता है, जिसे मानव की दुनिया में युवा अवस्था कहते हैं, और वही पौधों की दुनिया में वेजिटेटिव फेज कहा जाता है, कायिक अवस्था कहा जाता है। अलैंगिक जनन की क्या विशेषता या लक्षण है? लैंगिक जनन की क्या विशेषता या लक्षण है? लैंगिक जनन निम्नलिखित विशेषताएं लैंगिक जनन के निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसमें डबल पेरेंट्स भाग लेते हैं, यानी कि 2 जनक भाग लेते हैं। दूसरा पॉइंट, इसमें गैमेट युग्मक का निर्माण होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक। तीसरा, इसमें निषेचन संपन्न होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन संपन्न होता है लैंगिक जनन में। इसमें एम्ब्रियो का विकास होता है, यानी कि भ्रूण का विकास होता है, और जो लैंगिक जनन है वह धीमी गति से होता है। तभी तो बच्चे अक्सर 9 माह 15 दिन लग जाते हैं, यानी कि धीरे धीरे प्रोसेस होता है। आगे पढ़ना है 3rd चैप्टर में मानव जनन में। 6ठे पॉइंट में है लैंगिक जनन में वेरिएशन यानी विभिन्नता उत्पन्न होता है। विभिन्नता कहने का मतलब वेरिएशन। अगर एक माँ का 2 बेटे हैं तो उनमें विभिन्नता आपको देखने को मिलेगा। आगे नंबर टॉपिक की ओर चलते हैं। मोनोकार्पिक प्लांट किसे कहते हैं? वैसा पौधा जो पूरे जीवन काल में एक बार पुष्प या फल देता है या फल लगता है, जिसे मोनोकार्पिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है बांस और आवेग। इसके जस्ट उल्टा पॉलीकार्पिक क्या है? तो वैसा पौधा जो पूरे जीवन काल में कई बार पुष्प या फल देता है, उसे पॉलीकार्पिक कहते हैं। यह एक एक्स्ट्रा पॉइंट था जो नॉलेज की दृष्टि से मैं बता दिया आपको। बांस जब 50 से 100 वर्ष की अवस्था में आ जाता है, तब इसमें बड़ी मात्रा में पुष्प या फल लगता है। ये अपने जीवन काल में एक ही बार पुष्प या फल देते हैं। तो यह मोनोकार्पिक जो है वो बांस और आवेग का उदाहरण है। पुष्प या फल देता है जो बांस है, वो अपने जीवन काल में जब वो 50 से 100 वर्ष की अवस्था में आ जाता है, तो वह बड़ी मात्रा में बांस जो है वह पुष्प या फल लगते हैं। उसके बाद जो बांस जो है वो सूखकर नष्ट हो जाते हैं। बांस को पूरे जंगल उत्पन्न करने की क्षमता होती है।
नीला कुरेंजी, अगले नंबर टॉपिक की ओर चलते हैं। नीला कुरेंजी, इस पौधों में 12 वर्षों में एक बार पुष्प लगता है। नीला कुरेंजी में 12 वर्ष में एक बार जो है वह पुष्प लगता है और यह केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और यह देखने को मिला भी था विगत 2006 और 2018 में। चूँकि ये 12 वर्ष के बाद देखने को मिलता है पुष्प इसमें लगता है नीला कुरेंजी में। 2006 में जब 12 ऐड करेंगे तो 2018 यानी कि 2006 में जब दिखा था, उसके बाद 12 साल के बाद यानी कि 2018 में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में यह देखने को मिला था। ओस्ट्रस साइकिल यानी कि मध्य चक्र क्या है? तो वैसे प्राणी जो किसी खास मौसम में गर्भधारण करने की क्षमता को रखते हैं उनमें मध्य चक्र पाया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल है हिरन, गाय, चीता, कुत्ता, चूहा, भेड़। यानी कि ओस्ट्रस साइकिल उसे कहते हैं कि जो किसी खास मौसम में गर्भधारण करते हैं, गर्भधारण करने की क्षमता को रखते हैं किसी भी खास मौसम में, किसी भी मौसम में नहीं, किसी खास मौसम में जो गर्भधारण करने की क्षमता रखते हैं। जैसे कि अगर वह गर्मी में गर्भधारण करने की क्षमता रखता है तो वह कभी ठंडे में गर्भधारण की क्षमता को नहीं रखेगा, यानी कि सिर्फ गर्मी में ही रखेगा, ठंडा बरसात में नहीं रख पाएगा। उसे हम लोग ओस्ट्रस साइकिल यानी कि मध्य चक्र कहते हैं, सिर्फ जो गर्मी में ही ओस्ट्रस साइकिल रखता है। जो सिर्फ गर्मी में ही, यानी कि किसी खास मौसम में ही, कोई ज़रूरी नहीं कि गर्मी में ही, जो किसी ठंडा में भी हो सकता है, ये वो ठंडा में ही रखे। अलग अलग पशुओं के अनुसार अलग अलग उनका मध्य चक्र पाया जाता है। गर्भधारण करने की क्षमता अलग अलग मौसम में होती है, वह उन पे डिपेंड करता है। ऋतुस्राव चक्र यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वैसे प्राणी जो किसी भी मौसम में गर्भधारण, कोई भी मौसम में, ठंडा, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम में गर्भधारण करने की क्षमता को यदि रखते हैं तथा जिनके जनन अंग से एक चक्र की घटना संपन्न होती है, जिसे हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी कहते हैं, जिसे ऋतुस्राव चक्र यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल मनुष्य में मेंस्ट्रुएशन साइकिल संपन्न होता है, बंदर, गोरिल्ला, अब एक और है लंगूर में भी मेंस्ट्रुएशन यानी कि ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है। कंटिन्यूअस ब्रीडर, सतत प्रजनक क्या है? कंटिन्यूअस ब्रीडर वैसा प्राणी जो किसी भी मौसम में गर्भधारण करने या बच्चे देने की क्षमता को रखते हैं, उसे सतत प्रजनक कंटिन्यूअस ब्रीडर कहते हैं। जो सतत प्रजनक जो है वह सिर्फ ऋतुस्राव चक्र में ही पाया जाता है। सीजनल ब्रीडर, मौसमी प्रजनक, वैसा प्राणी जो किसी खास मौसम में गर्भधारण करने की क्षमता को रखते हैं, मौसमी प्रजनक कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है वो पशु और पक्षी। मौसमी प्रजनक सिर्फ मध्य चक्र में ही, ओस्ट्रस साइकिल में ही देखने को मिलेगा। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन की घटना। किसी भी प्राणियों में लैंगिक जनन संपन्न करने के लिए एक निश्चित अवस्था में आने पड़ता है, जिसके बाद जनन में भाग लेता है, जिसे 3 भागों में बांटा गया है। निषेचन के पूर्व की घटना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। निषेचन, फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद की घटना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट नंबर जो लैंगिक जनन की घटना का जो पहला नंबर है, निषेचन की पूर्व की घटना, उसको देखते हैं। निषेचन
की पूर्व की घटना प्री फर्टिलाइजेशन। निषेचन से पूर्व होने वाली घटना को निषेचन पूर्व की घटना कहा जाता है, जिसमें दो घटना होती है। फर्स्ट में गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन, सेकंड में ट्रांसफर ऑफ गैमेट यानी कि युग्मक का स्थानांतरण। निषेचन के पूर्व की घटना में जो पहला नंबर पॉइंट है गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन, वह क्या है? तो गैमेट बनने की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, यानी कि युग्मक बना, नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में संलयन किए तो एक युग्मक यानी गैमेट का निर्माण हुआ। उसी बनने की जब क्रिया होती है उसे गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, जिसमें मेल गैमेट को स्पर्म कहते हैं, शुक्राणु, तथा जो फीमेल गैमेट को ओवम यानी अंडाणु के नाम से जाना जाता है। मेल में स्पर्म बनने की क्रिया को स्पर्मोटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन कहते हैं। मेल में ओवम बनने की क्रिया को अंडाणुजेनेसिस, यूजेनेसिस या डाब्लूजेनेसिस या ओजेनेसिस भी कहते हैं। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों अगुणित संख्या होता है। नर युग्मक, मादा युग्मक दोनों अगुणित संख्या होती है। अलग अलग प्राणियों में, जिसे हम लोग एन से सूचित करते हैं, हैप्लॉइड सेल एन अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है। अलग अलग प्राणियों में युग्मकों की संख्या भिन्न भिन्न होता है, जो इस प्रकार है। जीव गुणसूत्रों की संख्या एन हैप्लॉइड सेल एक तरफ, द्विगुणित यानी डिप्लॉइड सेल गुणसूत्रों की संख्या 2 गुना। सबसे पहले नंबर में मनुष्य का जो गुणसूत्र है वह एन हैप्लॉइड सेल में क्या है? तो हैप्लॉइड सेल में मनुष्य का गुणसूत्र 30 होता है, जबकि इसका डाइप्लॉइड सेल में द्विगुणित में यानी 2n में इसका जो है गुणसूत्र जो है वह 46 होता है। ठीक इसके दुगुना होता है। घरेलू मक्खी का 6, द्विगुणित में 12। फल मक्खी, जिसे हम लोग ड्रोसोफिला भी कहते हैं, उसका जो है 4 और द्विगुणित में 8। चूहा का 21, द्विगुणित में 42। मक्का का 10, द्विगुणित में 20। प्याज का 8, द्विगुणित में 16। यानी कि द्विगुणित यानी एक गुणित जो एन सेल होता है हैप्लॉइड सेल का जस्ट दुगुना होता है डिप्लॉइड सेल। यानी कि जब आप हैप्लॉइड सेल का याद कर लेंगे तो आपको डिप्लॉइड सेल याद नहीं करना पड़ेगा, वह खुद ही दुगुना अपने मन में कर लेंगे। धान का 12 होता है, द्विगुणित में 24। कुत्ता का 39, द्विगुणित में 78। बिल्ली का 19, द्विगुणित में 38। आलू का 24, द्विगुणित में 48। ऑफ्यूग्लोसम का 630, द्विगुणित में 1260। तितली का 190, 380, द्विगुणित में। सेब का 17, द्विगुणित में 34। जो निषेचन के पूर्व की घटना था युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस, वह समाप्त हो गया। अब दूसरा नंबर पॉइंट की ओर चलते हैं। ट्रांसफर ऑफ गैमेट यानी कि युग्मकों का स्थानांतरण। युग्मकों को स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ गैमेट। जब प्राणियों में गैमेट यानी कि युग्मक का निर्माण हो जाता है तब उसे मादा गैमेट में, मादा युग्मक में संलयन कराने के लिए, निषेचन कराने के लिए एक विशेष प्रकार की संरचना के माध्यम से मादा वैजाइना यानी कि योनि तक स्थानांतरण किया जाता है। इसके बाद निषेचन संपन्न होता है। निषेचन आखिर है क्या? निषेचन बोले जा रहे हैं कब से, लेकिन फर्टिलाइजेशन मतलब पता है नहीं।
तो फर्टिलाइजेशन वह प्रक्रिया है, निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें मेल गैमिट नर युग्मक फीमेल गैमिट मादा युग्मक में संलयन होता है, आपस में संलयन होता है, आपस में मिलता है, जिसे निषेचन कहते हैं। इसे अलग अलग प्राणियों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। मानव की दुनिया में क्वाइटस संभोग मैथुन के नाम से जाना जाता है। जब मानव की दुनिया में नर अपना गैमिट युग्मक ट्रांसफर के उद्देश्य से मादा वेजाइना मादा प्राणी के संपर्क में आता है, जिसे संभोग या मैथुन कहते हैं। कोपुलेशन सहवास क्या है? तो यह निषेचन को 3 भागों में बांटा है गया है, जिसे सभी लोगों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक ही चीज को, निषेचन को ही अलग अलग पेड़ पौधे जंतुओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कोपुलेशन सहवास, जब यह पशुओं की दुनिया में निषेचन को ही कोपुलेशन के नाम से जाना जाता है। पशुओं की दुनिया में जब पशुओं की दुनिया में नर अपना युग्मक स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर के उद्देश्य से मादा प्राणी के संपर्क में आता है, जिसे जिसे सहवास कहते हैं। पोलिनेशन परागकण, यह जो है वह पौधों की दुनिया में देखा जाता है। निषेचन ही अलग अलग पौधों में अलग अलग तरीके से हो रही है। परागकण या जीवों में कह सकते हैं। परागकण यानी पोलिनेशन जो है वह पौधों की दुनिया में जब परागकण का स्थानांतरण जब वर्तिकाग्र तक होता है, जिसे परागण कहते हैं यानी कि पोलिनेशन कहते हैं। लिंग के आधार पर प्राणियों को 2 भागों में बांटा गया है, यूनिसेक्सुअल एकलिंगी, बाइसेक्सुअल द्विलिंगी। यूनिसेक्सुअल किसे कहते हैं, एक लिंगी कैसे कहते हैं? वैसा प्राणी या पौधा जिसमें नर एवं मादा अलग अलग पाए जाते हैं, एक लिंगी प्राणी कहते हैं। जैसे मानव, पशु, पपीता, भांग, खजूर, यह एक लिंगी का उदाहरण है। द्विलिंगी क्या है, बाइसेक्सुअल क्या है? तो वैसा प्राणी या पौधा जिसमें नर और मादा जननांग एक ही शरीर पर उपस्थित हो, जिससे हम लोग बाइसेक्सुअल द्विलिंगी हर्माफ्रोडाइट्स उभयलिंगी कहलाता है। जैसे केचुआ, ऑक्टोपस, उड़हुल, सरसों, रेड़ी, ये सब द्विलिंगी का उदाहरण है। फीताकृमि यानी कि ये जो केचुआ है, इसके शरीर पर दोनों गैमेट हैं, नर युग्मक भी और मादा युग्मक भी, यानी कि यह द्विलिंगी है। जब वैसा प्राणी जिस पर नर और मादा युग्मक एक ही शरीर पर हो, उसे बाइसेक्सुअल द्विलिंगी कहते हैं। जबकि अलग अलग शरीर पर होगा, उसे एक लिंगी कहते हैं। द्विलिंगी का उदाहरण मैंने बताया, केचुआ, ऑक्टोपस, उड़हुल, सरसों, फीताकृमि, नारियल। अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस क्या है? कुछ प्राणियों में बिना निषेचन संपन्न हुए नए प्राणियों का निर्माण हो जाता है, जिसे अनिषेक जनन कहते हैं। बिना निषेचन हुए नए संतान की उत्पत्ति हो जाना अनिषेक जनन कहलाता है, जिसमें उदाहरण है छिपकली, मधुमक्खी, रोटरीफर्स। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, निषेचन के प्रकार। निषेचन 2 प्रकार के होते हैं,
बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन है क्या, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है क्या? निषेचन की वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी प्राणियों में साइमोगैमी यानी कि जो निषेचन है वह शरीर के बाहर संपन्न होती है, जिसे बाह्य निषेचन कहते हैं। इसका उदाहरण है जलीय प्राणी, शैवाल, मछली, मेढक, सी स्टार, जेलीफिश, सीप। बाह्य निषेचन संपन्न करने वाले प्राणियों में असंभावना बना रहता है, जिसके लिए नर और मादा को अधिक मात्रा में युग्मक का निर्माण करने पड़ता है। जैसे एक सीप में एक ऋतु में 100 मिलियन अंडा देता है, जिससे कुछ ही अंडा निषेचन हो पाता है, बाकी अंडे नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि बाह्य निषेचन पर काफ़ी खतरा होता है। बाह्य निषेचन करने वाले जीवों को अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ताकि वह अधिक से अधिक क्या है अंडा को जन्म दे सके, और वह उसमें से कुछ ही अंडा निषेचित होता है। इसी के कारण आंतरिक निषेचन क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है? तो निषेचन की वह प्रक्रिया जिसमें शरीर के अंदर ही निषेचन संपन्न होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। शरीर के अंदर संपन्न होने वाले संपन्न होता है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे सरीसृप वर्ग में स्तनधारी में ये सब में आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन मानवों में, पशु पक्षियों में संपन्न होता है। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन से अच्छा है। आंतरिक निषेचन कैसे, इसी को प्रश्न बनाकर लिख सकता है कि आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में क्या अंतर है। तो एक तरफ अंतर में हम लोग ऐसे आंसर देते हैं ताकि एग्जामिनर को लग सके कि हाँ ये बच्चा पढ़ा हुआ है, जो कि आंसर लिखने का तरीका इसे मालूम है, तो इसको नंबर दिया जा सके। आंतरिक निषेचन एक तरफ, बाह्य निषेचन एक तरफ। आंतरिक निषेचन की तरफ लिखना है कि यह शरीर के अंदर संपन्न होता है, जबकि बाह्य निषेचन में यह शरीर के बाहर संपन्न होता है। इसमें आंतरिक निषेचन में बाह्य वातावरण का कोई खतरा नहीं होता है। जैसे मैं एक सेपरेट रूम में हूँ तो मेरे को बाह्य वातावरण से अभी कोई खतरा नहीं है, वैसे ही आंतरिक निषेचन में जब ये निषेचन फर्टिलाइजेशन जो है वह उसमें कोई खतरा नहीं बना रहता है। लेकिन जब बाह्य निषेचन की बात करें तो जब जीव जैसे कि जलीय जीव होते हैं वह उन पे खतरा बना रहता है, ताकि जल में रहने वाले जीव जो है जब उनके साथ अधिक वर्षा आ गया तो वह दह जाता है, ज़्यादा हवा चल गया तो वह क्या टूट फूट जाते हैं। किसी जानवर उस पे चढ़ गए अंडे पे तो वह नष्ट हो जाते हैं। कोई सांप वगैरह चढ़ जाते हैं उनसे नष्ट हो जाते हैं, यानी कि उन पे खतरा हमेशा बना हुआ रहता है। यह जो आंतरिक निषेचन है वह निश्चित होता है कि निषेचन होगा, लेकिन मैं बताया आपको कि बाह्य निषेचन में ऐसा नहीं होता है कि वह निश्चित ही होगा, उसमें अनिश्चितता बना रहता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, थर्ड नंबर पॉइंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन निषेचन की बाद की घटना। निषेचन संपन्न होने के बाद आगे आने वाली घटना को निषेचन के बाद की घटना या पक्ष निषेचन कहते हैं। इसमें जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है और एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण का विकास होता है। युग्मनज का निर्माण में
जो है गैमेट यानी युग्मक से जाइगोट बनने की क्रिया को युग्मनज जाइगोट कहते हैं। युग्मक से जाइगोट बनने की क्रिया को जाइगोट कहते हैं। यह द्विगुणित संरचना है। जो जाइगोट है वह द्विगुणित संख्या है जो विकास कर भ्रूण का रूप लेता है, भ्रूण बनता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो युग्मनज यानी कि जाइगोट जो द्विगुणित संख्या है वह विकास कर क्या बनाता है, तो एम्ब्रियो का निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। दूसरा नंबर पॉइंट की ओर चलते हैं। भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो, भ्रूण का विकास। भ्रूण का विकास में जाइगोट से भ्रूण निर्माण होने की घटना को एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है, जिसका अध्ययन एम्ब्रियोलॉजी भ्रूण विज्ञान कहा जाता है। भ्रूण विज्ञान के आधार पर प्राणियों को दो भागों में बांटा गया है। अंडधारी अंड प्रजनक ओविपेरस, दूसरा विविपेरस शिशुधारी। ओविपेरस किसे कहते हैं, अंड प्रजनक कैसे कहते हैं। वैसे प्राणी जो बच्चे की प्राप्ति अंडा के द्वारा अंडा के माध्यम से करते हैं ओविपेरस कहते हैं। इन प्राणियों में बाहर से कान दिखाई नहीं देता है। ओविपेरस में अंडा देने वाले जीव में बाहर से कान दिखाई नहीं देता है। जैसे कि बत्तख हो गया, सर्प हो गया, बाहर से आपको देखने में कान दिखाई नहीं देगा। कछुआ हो गया, इससे आप बाहर से देखिए तो कान दिखाई नहीं देगा। पक्षी हो गया, मगरमच्छ हो गया, मोर हो गया, सरीसृप वर्ग यानी कि जो रेंग कर चलते हैं। अंडा में विकास कर रहे बच्चे को पोषण अंडे की जर्दी यानी कि योल्क से प्राप्त होती है। विविपेरस शिशुधारी किसे कहते हैं, वैसा प्राणी जो सुविकसित बच्चे को जन्म देते हैं विविपेरस कहलाते हैं। इन प्राणियों में बाहर से कान दिखाई देती है। जैसे कि मानव बाहर से ही आपको कान दिखाएगा, 100 मीटर या 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेंगे तो आपको बाहर से कान ही दिखाई देगा। मानव, बंदर, गौरिल्ला, पशु में ये सब बाहर से कान ही दिखाई देता है। विविपेरस यानी कि शिशुधारी, नाम में ही इसका डेफिनेशन है। जो शिशुधारी है, शिशुधारी यानी कि जो अपने संतान की प्राप्ति शिशु देकर, यानी शिशु मतलब होता है बच्चे देकर प्राप्त करते हैं, जिसे हम लोग विविपेरस कहते हैं। और इनमें कान दिखाई देता है। जब बच्चे देंगे तो आप जान रहे हो कि बच्चे में कान होती है। एक अपवाद है चमगादड़, जिसमें जो बच्चा की प्राप्ति जो है वो अंडा के माध्यम से करता है। बच्चा की प्राप्ति जो है वह अंडा के माध्यम से करता है चमगादड़। यह विविपेरस का उदाहरण है। नहीं सॉरी, ये जो है ना चमगादड़, वह अपने बच्चे की प्राप्ति शिशु यानी अपने बच्चे को प्राप्ति शिशु को जन्म देकर प्राप्त करता है तथा वह पोषण देता है। एक एकिडना, यह एक अपवाद प्राणी है जिसका बाहर से कान दिखाई नहीं देता है। इसका बाहर से कान ही नहीं दिखाई देगा, लेकिन बच्चा की प्राप्ति अंडा के द्वारा करता है। लेकिन हम लोग पीछे पढ़े हैं कि जो जिसके बाहर से कान दिखाई देता है उसे शिशुधारी कहते हैं, जैसे कि मानव। लेकिन यह एक एकिडना एक ऐसा प्राणी है जिसका बाहर से कान दिखाई पड़ता है, यानी कि इसको तो होना चाहिए विविपेरस, लेकिन यह अंडा के द्वारा करता है अपना बच्चे की प्राप्ति, इसीलिए यह ओविपेरस का
उदाहरण हो सकता है। यानी कि यह एक संयोजक कड़ी है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एकिडना जो है वह अपवाद प्राणी है, संयोजक कड़ी है, जिसका बाहर से कान दिखाई देता है, उसके बावजूद भी यह बाहर से कान दिखाई देता है, लेकिन बच्चे की प्राप्ति अंडा के द्वारा करता है, जिसके कारण यह नियम के विरुद्ध था, जिसके कारण यह एक संयोजक कड़ी हो गई है, संयोजक कड़ी है। यानी कि यह अपवाद है, एक्सेप्शन में है, जो कि होना चाहिए था इसको विविपेरस शिशुधारी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यह एक्सेप्शन है। यह ओविपेरस के अंतर्गत यानी कि अंडधारी अंड प्रजनक के अंतर्गत गया है। गर्भ में विकास करने वाले शिशु का पोषण, जो माँ के गर्भ में बच्चे जो विकास कर रहे होते हैं उनका जो पोषण जो होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, वह जो होते हैं माँ के गर्भनाल जो है प्लेसेंटा से जाना जाता है, प्लेसेंटा से मिलता है। इसे हिंदी में हम लोग नाभि रज्जु कहते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पौधा में भ्रूणोद्भव। पुष्पीय पौधा में जाइगोट अंडाशय के अंदर बनता है। निषेचन संपन्न होने के बाद अंडाशय फल के रूप में विकास कर जाता है। यह अन्य भाग मुरझाकर नष्ट हो जाता है। इसमें एक ही पॉइंट है कि जो पुष्पीय पौधा है, पुष्पीय पौधा में जाइगोट अंडाशय के अंदर बनता है। जो जाइगोट जो है युग्मनज जो है अंडाशय